कंचन जी बोल रहे हैं बक्सर से। जी आपके यहाँ पहले ही राउंड में चुनाव हो गए जी और आप लोग इतने तजुर्बेकार पत्रकार हैं। जी एक माने दैनिक जागरण से आप लोग बहुत जमाने से जुड़े हुए हैं। जी आपका क्या असेसमेंट है, अगर सीट वाइज हम जानना चाहें कि कहाँ किसकी लड़ाई किससे है, किसकी जीत संभव है? कुछ असेसमेंट आप लोगों ने किया होगा। जी और पूरा एक और सवाल बनता है कि जी इस बार जो यूथ था वो बहुत ज्यादा दिखाई दिया जी और एक एहसास सा लोगों में को हो रहा है कि जाति का बंधन बहुत ज्यादा नहीं इस बार रहा है, जी कि कहीं न कहीं जात टूट रही है। जी तो इसका आप इससे आप कहाँ तक सहमत हैं और आपकी क्या राय है और इस बार क्या जानकारी है? अगर बताएंगे तो हमारे पाठकों के लिए ये रोचक होगा और जानने में उनको, कोई आकलन करने में उनको आसानी भी होगी। जी 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 जी। असल में बक्सर में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक सुरक्षित था राजपुर का। जी। और पहले की स्थिति देखें तो यहाँ 2 सीट जदयू के पास जी थी और एक कांग्रेस के पास था और एक राजद के पास था। जी इस बार स्थितियां बदली हुई थी, क्योंकि पिछले बार का गठबंधन और इस बार का गठबंधन अलग अलग था। जी अब बक्सर की अगर बात करें जी तो यहाँ इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। जी। कांग्रेस से संजय कुमार तिवारी यहाँ के विधायक हैं। बक्सर प्रॉपर से, बक्सर सदर क्षेत्र से। जी। यहाँ से कांग्रेस ही पिछले बार भी जीती थी जी। इस बार वो मेन कंटेंडर में था। आपको याद होगा कि बक्सर सीट को लेकर जी। जब सीट का बंटवारा हो रहा था तो उस समय बहुत चर्चा में था ये सीट। जी। गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर और वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। जी। आपको बता दें कि जब बिल्कुल उनका लगभग तय माना जा रहा था, जब नामांकन से 2 दिन पहले की बात है कि यहाँ 7,000 लड्डू भी बन गए थे कि उनको टिकट मिलेगा, वो नामांकन करेंगे और उस दिन शहर में बटेगा। लेकिन फिर परिस्थितियां कुछ बदली और भाजपा ने यहाँ से बिल्कुल अपने एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है। परशुराम चतुर्वेदी मुकाबले में है। तो ये कैसे, आप क्या मानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जी का टिकट कैसे कटा? नहीं, देखिए इसमें एक संजय मयूख जी का बयान भी आया था, आपने देखा होगा कि अगर बक्सर की सीट के साथ हम छेड़छाड़ करते तो कार्यकर्ताओं में भी विद्रोह की स्थिति थी। अच्छा। असल में बक्सर से सांसद भी भाजपा के हैं जी। लालमुनि चौबे यहाँ से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। उससे पहले वो बक्सर सदर सीट से ही प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये माना जाता है कि बक्सर सदर सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। अच्छा। और जब बक्सर के 4 सीटों में से 2 सीट जदयू के खाते में जा रही थी, एक सीट पर अपने वीआईपी को, जो अपने नए साथी है, उनको दे दिया, तो बक्सर से एक भी सीट ना होना ये कार्यकर्ताओं को भी अखर रहा था। अच्छा। तो एक बहुत दबाव था और उस दबाव के आगे ही जो जहां तक हमारी जानकारी है कि जो प्रदेश के लोग थे वो भी चाहते थे, लेकिन फिर स्थितियां बदली यहाँ से। हालांकि हमने कुछ दिन पहले जब टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय हमने बात किया था यहाँ के सांसद और मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी से, तो उन्होंने भी कहा था कि बक्सर की सीट तो भाजपा की है, बक्सर सदर की सीट हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये साफ था कि उनका दबाव भी है कि ये सीट किसी को ना जाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक दबाव रहा होगा। अच्छा। पार्टी स्तर पर। नहीं, अब इसके बाद क्या स्थिति बनी? अब है कि चूंकि भाजपा के वोटर्स तो यहाँ हैं ही, इस बार सीट रालोसपा के साथ बसपा भी है। आप पिछले कई चुनावों से आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ भले ही मुकाबले में ना हो, लेकिन उसका एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक 17,000, 15,000, 12,000
के बीच में वेरी करता है, और वो हर चुनाव में वो इतना वोट ले आते हैं। रालोसपा का कॉम्बिनेशन इस बार 7 था, और प्लस ओवैसी की भी सभा यहाँ हुई, तो उससे भी उम्मीद जगी। तो चूंकि मुस्लिम वोटर भी यहाँ तकरीबन 20,000 के करीब है, अच्छा, तो ये माना जा रहा था कि वो भी मुकाबले में है, और चुनाव के दिन भी जो ट्रेंड दिखा उसमें था कि वो भी मुकाबले में है। तो यहाँ इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस से संजय तिवारी होंगे, भाजपा से परशुराम चतुर्वेदी होंगे, और रालोसपा से निर्मल कुमार कुशवाहा थे। मतलब आपके हिसाब से बक्सर सदर सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला है, और हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। बहुत कम होगा। और एक मैं आपको बता दूं कि पिछले बार के चुनाव में जब आप वोटिंग मतगणना का ट्रेंड देखेंगे, तो अंतिम में जब तक के बक्सर सदर और बक्सर आसपास के पंचायतों की गिनती होती रही, तब तक भाजपा के प्रत्याशी उस समय थे प्रदीप दुबे, वो 3,500 वोटों से आगे थे जी। लेकिन चौसा क्षेत्र का की गिनती अंतिम में होती है, और जब वहां से गिनती शुरू हुई तो वो 10,500 वोट से पीछे चले गए। अच्छा, ये जो संजय तिवारी हैं, क्या इनका कोई, चूंकि विधायक थे तो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है कुछ, या ये क्षेत्र में काम करते रहे हैं? नहीं, ये क्षेत्र में हमेशा बने रहे, ये इनको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। अच्छा, कि ये क्षेत्र में ये लगातार बने रहे, और इनका जो एक लोगों से मिलने जुलने का भी तरीका है। अच्छा, कि कहीं अगर कोई कुछ फोन कर दिया, या कहीं कोई संकट में किसी ने याद कर लिया, तो वो मदद को पहुंच जाते हैं। अच्छा, और ये जो बीजेपी से लड़ रहे हैं इनकी, हाँ, अभी यही इसमें उनके मुकाबले जो बीजेपी से उतारा गया कैंडिडेट परशुराम चतुर्वेदी, वो भी, उनको भी यहाँ जो कॉन्टैक्ट्स है उनको देख के ही वो उनको टिकट दिया गया। अच्छा। वो भी जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान जब लोग मुसीबत में थे, तो घूम घूम के हर पंचायत में जा जा के और लोगों को राहत पहुंचाना। अच्छा, और इन्होंने एक अनाज बैंक स्थापित कर लिया था चंदा करके। किसानों के पास जा जा के किसी से 50 किलो चावल, किसी से 50 किलो गेहूं, इस तरह से इकट्ठा करके अच्छा काम किया। हाँ, उससे पहले भी यहाँ लोकल, जैसे अब चौसा में एक बहुत बड़ा इशू था कि वहाँ सिंचाई परियोजना की थी, गंगा पंप नहर कैनाल का। तो वो पहले वाला था, वो खराब हो गया था, उसको दोबारा एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि वो सीधे कैनाल जो बना हुआ था तो कुआं नहीं बना हुआ था, तो पानी जब गंगा का पानी जब नीचे चला जाता था तो उससे पानी ही नहीं आता था। तो वहाँ था कि एक इंटेक बेल स्थापित करने का एक बड़ी परियोजना थी। ये वहाँ लगातार 3-4 दिनों तक अंतर क्षेत्र में इनका भी काम है। हाँ, तो इसलिए तो बहुत नहीं, तो इस तरीके से तो ये माना जाए कि लड़ाई माने कांग्रेस और इनके बीच है, उसमें बीजेपी माने और बसपा गठबंधन कितना वोट काट लेता है। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सही बात है कि जैसे पिछले चुनाव में अब कुशवाहा वोटर्स की बात करें, तो उपेंद्र कुशवाहा के कारण बहुत सारे कुशवाहा वोटर्स इस बार कटे हैं। ये वोट चूंकि पिछले बार तक के चुनाव में हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा था। अच्छा, यूथ का क्या रहा है? यूथ तो बहुत जोश में रहे, मतलब और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हावी रहा है, और उसको महागठबंधन के लोगों ने बहुत भुनाया है। अच्छा। यहाँ लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में, चारों विधानसभा क्षेत्र में यहाँ तेजस्वी की सभा भी हुई। अच्छा, ये तो यहाँ ये स्थिति हो गई। डुमरांव दूसरी आपकी सीट की क्या स्थिति है? अब राजपुर की बात करें, राजपुर सुरक्षित क्षेत्र है और हॉट सीट है। यहाँ से परिवहन मंत्री संतोष निराला की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से कांग्रेस ने जो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी थे, और भाजपा के एक जमाने में सुरक्षित क्षेत्र से एकमात्र विधायक चुने जाते थे, राम नारायण राम, ये उनके पुत्र हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस। जो विश्वनाथ राम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। और
नामांकन से 3 दिन पहले वो कांग्रेस में दाखिल हुए हैं और उनको टिकट दिया गया है। जी। नहीं तो क्या बीजेपी से वो टिकट मांग रहे थे और टिकट उनको नहीं मिला? बीजेपी से वो असल में सवाल भी नहीं पैदा होता था, क्योंकि वो जो सीट थी वो जदयू के खाते में थी। अच्छा। पिछले बार वो इसलिए चूंकि जदयू से बाहर, जदयू अलग थी, जदयू के अलग होने के कारण वो भाजपा से चुनाव लड़े थे। इस बार जदयू के साथ एनडीए में होने के कारण उनका सीन भी नहीं बन रहा था, तो वो पहले से एक छटपटाहट थी उनमें। जी जी। वो अगर वो तो और कांग्रेस का तो वहाँ क्या स्थिति बनती है? और वहाँ भी मुकाबला इन्हीं दोनों में है, महागठबंधन में और एनडीए में। अच्छा। लेकिन वहाँ भी एक बात यही है कि तो आपको भारी कौन लगता है? हाँ, संतोष निराला लगातार क्षेत्र में बने रहे, हर पंचायत में तकरीबन उन्होंने कोई ना कोई काम कराया है। अच्छा, तो इसलिए उनको और मंत्री होते हुए भी उनकी एक छवि ऐसी है कि कहीं वो चाय की दुकान पर बैठ के 15 लोगों के बीच में मजलिस लगा लिए, कहीं कोई बुला लिया तो चले गए, कहीं कोई मतलब जनसरोकारों से उनका रिश्ता है। हाँ, तो इसलिए इसका लाभ उनको मिल रहा है। अच्छा। हालांकि शुरू में एंटी इनकम्बेंसी का उनको सामना करना पड़ रहा था। एक तो जो सरकार के लेवल पे जो दिख रहा है, और खुद भी ये लगातार चौथी बार, मतलब पहले भी 2 बार चुने जा चुके हैं। अच्छा। तो तीसरी बार इनका ये मुकाबला था, तो एक वो भी रहता है। लेकिन अंत जाते जाते तक हम लोगों ने देखा कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। अच्छा। और उसमें ये थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, हालांकि बहुत कम अंतर से जीत हार का यहाँ मामला बनता है। डुमरांव सीट एक है जी। डुमरांव में कई स्तर पर मुकाबला था। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है। वहाँ ददन भी थे, वहाँ लोजपा से भी अखिलेश सिंह अच्छी टक्कर दे रहे थे। महाराज के परिवार से भी वहाँ बक्सर के प्रथम सांसद कमल सिंह के पौत्र इस बार चुनाव मैदान में थे, और पूरा का पूरा राज परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो लेकिन ये निर्दलीय थे या किसी पार्टी से? वो निर्दलीय थे। अच्छा। वो निर्दलीय थे, और बहुत जो कि शुरू से तैयारी नहीं थी, तो वो भी वहाँ एक बेहतर विकल्प हो सकते थे। लेकिन तैयारी नहीं होने के कारण और बहुत बाद में आने के कारण वो कुछ लोगों को, कुछ वोटों को प्रभावित जरूर करेंगे। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि डुमरांव में ये कहावत है कि यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर है जो महाराज से अनुग्रहित ना हो। अगर वहाँ कोई दुकान चला रहा है तब वो कभी ना कभी महाराज की जमीन रही है। वहाँ का गोला बाजार एक बहुत बहुत बड़ी मंडी है, हजारों दुकानदार वहाँ की रोजी रोटी वहीं से चलती है। वो पूरी उनकी मिल्कियत में बसी हुई है। अच्छा। तो वो तो ये किराया लेते हैं या ऐसे ही? वो किराया बहुत उसी समय से फिक्स है, किन्हीं का 50 रुपया, किन्हीं का 100 रुपया, मतलब वो एक नहीं होता है पुराने जमाने में जो महाराज के जमाने में रखा गया। अच्छा, तो वो उसी आधार पे वो चुनाव लड़ गए। हाँ, तो उसी आधार पे वो तो वो कुछ न कुछ, क्योंकि हम लोगों ने ये, लेकिन वो लड़ाई में नहीं है। आप हमारी समझ में आप मान रहे हैं कि वो लड़ाई में नहीं है? नहीं, फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है। किसी को हराने जिताने, मतलब हराने का काम कर सकते हैं। का वो उनके वोट का जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया उन्होंने, वो या तो एनडीए को किया है या फिर ददन पहलवान को किया है। अच्छा। क्योंकि ददन यादव का भी वहाँ जो लोकल, जो वहाँ के व्यवसायी वर्ग है, उनमें उनकी अच्छी पैठ। हालांकि ये माना जाता है कि जो व्यवसायी वर्ग है वो भाजपा के साथ होता है, लेकिन डुमरांव में ऐसी स्थिति नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि एक लगता था कि एक कुछ भी जरूरत पड़ने पर ददन हमारे लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं, या इनके रहने पर एक सुरक्षा का भी रहता है, हमारे तरफ से बोलने वाले रहते हैं। तो उसका लाभ ददन को मिलता था और वो उनके वोटर होते थे।
मतलब ऐसा नहीं था। भाजपा उनमें जो परंपरागत वोटर होते हैं भाजपा के, वो थे भी, जो कैडर वोट है वो होता था। लेकिन वहाँ ये डिवीजन वहाँ ददन के नाम पर होता था। अच्छा। उसमें भी सेंध लगी। इस बार एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड देखा गया वहाँ, जो ददन के मूल वोटर होते थे, कि कभी एक जमाने में हमने देखा है कि लालू यादव 3-3 बार वहाँ सभा करते थे तो भी वो ददन के वोटरों को प्रभावित नहीं कर पाते थे। जो ददन के, जो वहाँ जो बड़े बड़े गांव हैं, जो यादवों के गांव हैं, लेकिन वो वोट वो प्रभावित नहीं कर पाते थे, वो ददन के साथ ही रहते थे। इस बार वो पूरी स्थिति बदल गई थी। तो ये सब मतलब इस बार वो महागठबंधन को वोट जा रहा है, महागठबंधन के साथ, और इसीलिए वहाँ महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बाकी एनडीए के वोट बटे हैं। अच्छा, मतलब ये लोजपा के लड़ने से हाँ, वहाँ पे गड़बड़ हुआ आपको? हाँ, लोजपा के भी लड़े, महाराज भी काटे, वो भी उन्होंने एक प्रभावित आपके हिसाब से वहाँ पे महागठबंधन को, वहाँ पर महागठबंधन का, वहाँ सीपीआई माले के कैंडिडेट थे, तो सीपीआई माले का वहाँ एक अपना भी आधार वोट रहता है। पहले माना जाता था कि जब मंदिर मस्जिद का मामला नहीं आया था तो उससे पहले वहाँ लगातार या तो पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे वहाँ वामपंथी ही होते थे, तो उनका एक परंपरागत वोट है वहाँ। और वो बाद के भी चुनावों में 15,000, 16,000, 20,000 वोट वो लाते रहे। चौथी सीट पे क्या है? चौथी सीट है हमारा ब्रह्मपुर का। ब्रह्मपुर में एनडीए की ओर से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जयराज चौधरी चुनाव मैदान में थे, और वहां से राजद से थे शंभुनाथ यादव। लोजपा से बहुत अंतिम समय में वहां उतरे थे हुलास पांडे। अच्छा। लोजपा का पूरा फोकस ये था कि वो जातिगत आधार पे हम डिवीजन करा सके। बहुत कुछ उसमें वो सफल भी हुए हैं। अच्छा। लेकिन वोट का बंटवारा वहां भी ऐसा हुआ है कि सबसे पेचीदा स्थिति जो दिखेगी वो वहीं की दिखेगी, ब्रह्मपुर की। हाँ, शंभुनाथ यादव के साथ वहाँ पे त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई है और छोटे मार्जिन से कोई जीत हार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि वहाँ जो अति पिछड़ा का वोट। अच्छा, पूरे जिले में अगर तेजस्वी और नीतीश जी का कंपैरिजन किया जाए तो आकर्षण किसके प्रति ज्यादा है? सर देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें अगर शोर पर देखा जाए, जो चाय की दुकान पे या सार्वजनिक स्थलों पर या सभाओं में जो एग्रेशन देखा जाए, तो उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि लोग बदलाव के मूड में थे या महागठबंधन के प्रति एग्रेसिव ज़्यादा। प्रवासी मजदूरों का इशू था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ प्रवासी मजदूरों का। कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था? नहीं, कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था। कोरोना एक विपक्षियों के हंगामे के लिए जरूर था, लेकिन ये भी कहेंगे कि जो नीतीश जी के जो मूल वोटर है, जो उनका जो अपना वोटर वर्ग था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अगर एक आध दो या बड़ी मुश्किल से किसी से कुछ कहवाया भी गया तो वो कोई इधर उधर था नहीं। वो बस उसका एक ही कहना था कि हम जगह पर बानी। मतलब भाई जगह पर बानी, वो साइलेंट वोटर बना रहा। हाँ, उसने एग्रेशन नहीं दिखाया। हाँ, एक तरह मान लिया जाए कि वो अपना वोट दे देगा लेकिन दूसरे का वोट दिलाएगा नहीं। हाँ, यही कहने का मतलब हुआ ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल, तो बस उसका एक ही जवाब था कि हम जगह पर बानी। हाँ। दूसरा, इनको जैसे बक्सर सीट पे कुछ लाभ मिला है, जो गंगा किनारे या गंगा बेसिन क्षेत्र में मल्लाहों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो एग्रेसिव नहीं होते थे कभी, वोट दिया चला गया। इस बार उनका एग्रेशन एनडीए के पक्ष में दिख रहा था। वो खुलकर कह रहे थे, वो वीआईपी के चलते, हाँ, कि हम साथ हैं भाई, हम दे रहे हैं। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के आपके यहाँ ये है कि एक माने त्रिकोणात्मक संघर्ष है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, चारों सीटों पे, और अभी मतलब 50-50 का मामला माना जाए। बिल्कुल 50-50 का मामला माना जाए। और अगर जो साइलेंट वोटर है
उसने अगर अपना आपका काम कर परसेंटेज दिया। क्या रहा वोटिंग का? हमारे यहाँ औसत 54% रहा है। अब जैसे ब्रह्मपुर में 54 शहर और देहात का अगर हम लोग अंतर करें तो क्या फर्क आएगा? शहर में कम हुआ है। शहर में वोटिंग, शहर में तो ये तो बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है अगर शहर में कम हुआ है तो। नहीं तो शहर का मामला, हाँ दोनों जगह कह लीजिए। तो डुमरांव को तो ऐसे भी हम लोग जहां तक समझ रहे हैं कि डुमरांव में नुकसान हो चुका है। अच्छा। और बक्सर में उसकी भरपाई भी हुई है। जैसे चौसा वगैरह जो क्षेत्र है, जो पिछले बार नीतीश जी के साथ रहने से वो अलग गया था, वो इस बार बदल सकता है। ओवरऑल वोटिंग चूंकि आप देखेंगे तो ओवरऑल वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। और देहातों में महिलाओं का रुख क्या रहा? शराबबंदी का कोई असर है? ये शराबबंदी की तो स्थिति ये है सर कि नीतीश जी की अगर बड़ी उपलब्धियों में कहा जाए, जो उपलब्धियां वो गिनाते थे तो उनमें एक शराबबंदी भी बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। और वो लगातार कहते रहे कि हम जब चुनाव में हम जब जीत कर आएंगे तो हम शराबबंदी लागू कर देंगे, और अपना वायदा उन्होंने तुरंत पूरा किया। और वो यही नवंबर वगैरह में चुनाव हुआ था, 1 अप्रैल से लागू हो गया था। लेकिन इस बार एक बार भी मंच से इस उपलब्धि के बारे में चर्चा ना करना, ये भी ये दर्शाता है कि उनको भी पता है कि इसकी चर्चा करने से पब्लिक का रुख क्या होगा। एक्चुअली इसमें एक कहा जा रहा है कि जो पहले महिलाएं इस फैसले से बहुत खुश थीं, तो बाद में हुआ ये कि क्योंकि शराब तो उपलब्ध बिकती रही तो शराबबंदी तो हुई नहीं है कि मतलब सरकार को नुकसान हो रहा था रेवेन्यू का, लेकिन पहले एक व्यवस्था थी कि आप कहीं भी कोई चीज खरीद सकते हैं, ठीक है ना, कि वो ठेलों पे भी मिल जाती है, सप्लाई करने वाले हैं। तो जो लोग ले रहे थे, जो पहले 30 रुपए की लेते थे, वो 60 रुपए में मिलने लगी। तो इससे जो घर का बजट था वो बिगड़ा, तो इसलिए महिलाओं की नाखुशी थी, कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। बल्कि इस मामले में पता नहीं क्यों वो बिल्कुल एग्रेसिव होके नहीं आए। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि शराबबंदी से जो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग रहा वो सबसे निचला तबका रहा, क्योंकि पुलिस को भी अगर कहीं कोई टारगेट मिला, एसपी साहब ने कहा कि भाई शराब के खिलाफ अभियान चलाओ, तो सबसे पहले किसी गांव के दलित बस्ती में पहुंच गए, वहां अभियान शुरू कर दिया। और कुछ न कुछ तो एक उसके कारण एक उन लोगों में भी भय बना कि इसी के कारण हमको पुलिस परेशान करती है। नहीं तो ऐसे मतलब भय क्या, इसको नाराजगी आप कहिए। हाँ बस वही। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा तबका इससे खुश भी था। वो ये भी जानता है, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि शराब बिल्कुल शराबबंदी फेल हो गया, तो वो कहने वाले लोग जरा ये हिम्मत है तो जैसे पहले जो है हाथ में हिलाते हुए लेते हुए और वो सड़क पे हुड़दंग, तो सब सड़क पे हुड़दंग या सार्वजनिक स्थानों पर तो ये सब बंद ही हुआ, ये तो दिखाई ही देता है। तो कुल ये माना जाए कि आपके यहाँ 50-50 का खेल है। हाँ बिल्कुल, हम लोग हाँ ये मान के चल रहे हैं कि 2-2 का आंकड़ा यहाँ रह सकता है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।